नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अभी कुछ दिन पहले संसद में राहुल गांधी बिल्कुल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके भाषणों में काफी तल्ख लहजा था मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जिनसे देश को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को उठाया, हिंदू मुस्लिम के बहाने किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, किस तरह से हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, इन सब को लेकर इतनी आक्रामकता दिखाई जिससे बीजेपी परेशान हो गई। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो रहा था उस समय भी राहुल गांधी और उनके साथ बाकी सांसदों ने मणिपुर को लेकर जिस तरीके से एकदम एक्शन लिया उससे बीजेपी बहुत परेशान नजर आई। कुल मिलाकर संसद में राहुल गांधी के जो आक्रामक तेवर थे उसको देखकर लग रहा था कि राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन वाली छवि जो है वो अब आगे देखने मिलेगी। लेकिन आज सुबह जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी एकदम एक अलग इंसान नजर आ रहे हैं। अलग इंसान इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो पहले भी इस तरह की उनकी कई तस्वीरें हम देख चुके हैं। मणिपुर में जिस तरह राहुल गांधी गए थे जब वो पहलवान बेटियों के साथ थे, या कि वो जिन छात्रों को परीक्षा लीक के कारण नुकसान हुआ उनके साथ जब खड़े रहे, ऐसे हर पीड़ित वर्ग के साथ जब भी राहुल गांधी खड़े रहते हैं तो उस समय उनका जो हाव भाव, उनके जो जज्बा रहता है, आज फिर उसी जज्बे को देखने मिला जब राहुल गांधी पहुंचे हाथरस। और वहां उन्होंने हाथरस के जो अभी जो हादसा हुआ था, भगदड़ जो मची थी और जिसमें करीब 125 लोग मारे गए हैं, वो भी क्योंकि वो आकस्मिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरासर लापरवाही का नतीजा है जिसका शिकार गरीब तबके की महिलाएं हुई हैं ज्यादातर। और उन्हीं परिवारों का दर्द बांटने आज जब राहुल गांधी पहुंचे तो देश में फिर से एक बार इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी ही क्या वाकई असल में जननायक हैं? क्या राहुल गांधी जिस किस्म की राजनीति करते हैं, क्या देश को उसी राजनीति की जरूरत है? क्यों राहुल गांधी को जब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहकर मजाक उड़ाया जाता है, या पीएम मोदी जिन्हें बालक बुद्धि कहते हैं, या संसद में आपको याद होगा मोदी ने अपने भाषण में राहुल गांधी पर तंज कसने के लिए ये भी कह दिया था कि वो रोते हैं कि आज इधर मारा आज उधर मारा। लेकिन आज राहुल गांधी जिस तरीके से हाथरस पीड़ितों के साथ और उनके परिजनों के साथ बैठे दिखाई दिए, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो अपने लिए सहानुभूति बटोरने आए, बल्कि ये दिखा कि वो कितने संवेदनशील इंसान है और एक राजनेता को एक बेहतर इंसान होना चाहिए। ये एक राहुल गांधी ने बड़ा पैगाम आज दिया है। राहुल गांधी के इस बड़े पैगाम के और क्या मायने हैं, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने जब हाथरस पीड़ितों के साथ मुलाकात की उसके बाद उन्होंने जो बड़ा संदेश पूरे देश के राजनेताओं को एक तरह से दिया है, प्रशासन को दिया है, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, इसको सुन लेते हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जो उन्होंने अभी पत्रकारों से ये सब कहा कि वो इसको राजनीतिक मामला नहीं देना चाहते, राजनीतिक नजरिए से न देखकर वो उसको एक हादसे के तौर पर देख रहे हैं जिसमें जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये राहत देर से मिली तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये राहुल गांधी का एक बड़ा पैगाम है यूपी के
प्रशासन और वहां की सरकार को। और इसके साथ ही मेरा ख्याल है ये बाकी जगह के जो देश में तमाम जगहों पर कभी भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो उन सब जगहों के लिए भी राहुल गांधी का एक बड़ा पैगाम है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है और पीड़ितों का दर्द अपनी ओर रह जाता है। पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए पहुंचे हाथरस, और इसके पहले अलीगढ़ में भी उन्होंने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। तो क्या कुछ है राहुल गांधी का यह बड़ा संदेश, क्या है राहुल गांधी का बड़ा पैगाम, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने उनके जो शब्द थे उन पर अगर हम गौर फरमाएं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मांग करता हूं कि यूपी के चीफ मिनिस्टर से कि वो इसको तुरंत वो करे, उन्होंने कहा मैं विनती करता हूं। यहाँ पर राहुल गांधी का जो ये बदला हुआ रूप है, यानी जो संसद से बदला हुआ रूप है, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद भी हम लोग लगातार देखा है हमने कि राहुल गांधी जब भी आम लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हीं की तरह उन्हीं के बीच बैठकर वो वैसी बातें करते हैं। जब उन्होंने वो किसानों से मिलने गए थे, वहां पे किसानों के साथ उन्होंने काम किया, फिर वहां पर एक महिला ने जब बताया कि मुझे आंख की तकलीफ है, मोतियाबिंद का इलाज होना, या किसी ने बताया कि हमने दिल्ली नहीं देखी, तो वो उनको सबको दिल्ली अपने घर उन्होंने बुलाया था। उसके बाद वहां उनको खाना वाना खिलाया था और उनके साथ बिल्कुल आराम से वैसी बातें की थी। और ये राहुल गांधी का ये जो व्यवहार है ये हम हर जगह देख रहे हैं। कल भी राहुल गांधी दिहाड़ी मजदूरों के साथ थे और वहां बाकायदा उनके साथ काम करते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी का ये जो पैगाम है ये आज की राजनीति के लिए और आज की सरकार के लिए क्या मायने रखता है, क्या असर इसका हो सकता है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो राहुल गांधी का जो पैगाम है वो आज की सरकार कितना उसको ग्रहण करती है ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि सरकार ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि इस सरकार की जितनी भी नीतियां और कार्यप्रणाली है वो सब आम जनता के हित के लिए तो है ही नहीं। तो इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री को जो है हाथरस पहुंचने में कई घंटे लगे। मतलब वो 1 बजे की घटना थी और अगले दिन वो जाकर के सुबह 11 बजे के आसपास जो है वो हाथरस पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच सकते थे, प्रमुख सचिव पहुंच सकते थे, डीजीपी पहुंच सकते थे और अधिकारी पहुंच सकते थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। और पीड़ितों का क्या हाल है इसकी सुध किसी ने नहीं ली। तो ये तो शर्मिष्ठा जी, जो बीजेपी की सरकार है उसकी कार्यप्रणाली, उसका सोचने का तरीका वो एक अलग तरीके का है, और राहुल गांधी जो सोचते हैं और राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो दूसरी तरीके का है। जैसा कि संसद में राहुल गांधी ने जिस समय ओम बिरला साहब को घेरा और कहा कि आप प्रधानमंत्री के सामने झुक जाते हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाई देखिए, मेरे भी यहाँ 2 रूप हैं और आपके भी 2 रूप हैं। मैं एक राहुल गांधी हूँ, दूसरा मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ। आपके भी यहाँ 2 रूप हैं कि आप ओम बिरला साहब हैं और आप स्पीकर हैं। तो यहाँ पे आपकी भूमिका स्पीकर की है, तो आपको स्पीकर की भूमिका के तौर पे किसी के सामने नहीं झुकना है। ओम बिरला के तौर पे आप प्रधानमंत्री से जब अकेले में मिले, नरेंद्र मोदी से जब आप अकेले में मिले, तो आप नरेंद्र मोदी के पैर छुएं, आप उनसे हाथ मिलाएं, कुछ भी करें, वो आपका एक व्यक्तिगत वो है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर आप स्पीकर हैं। राहुल गांधी समिता जी आज जब पहुँचे हैं हाथरस, तो राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर नहीं पहुँचे। राहुल गांधी वहाँ एक राहुल गांधी के तौर पे पहुंचे और वहाँ उन्होंने जो बातें की हैं वो राहुल गांधी के तौर पे बातें की हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, हमारी सरकार से ये मांग है, वरना आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ राहुल गांधी ने नहीं कहा। राहुल गांधी ने सीधी सीधी बात की कि ये गरीब परिवार हैं, इनको आज आवश्यकता है, 2 लाख का मुआवजा पर्याप्त नहीं है, मुआवजा इनको उचित मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए, कल इसको नहीं मिलना चाहिए, चूँकि इनके ज़ख्मों पर अभी मरहम लगाने की आवश्यकता है और ये इस समय फौरी तौर पे मतलब इनको ये मदद दी जानी चाहिए ताकि इनके कुछ आंसू पूछें। हालांकि किसी पैसे से समिता जी किसी के आंसू नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनसेशन सरकार की तरफ से होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और आप 2 लाख रुपया जो है वो सिर्फ एक मुआवजा किसी मृत व्यक्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं है। 2 लाख रुपये में आज की क्या है वो सब समझ सकते हैं कि उसकी क्या इस समय हैसियत रह गई है 2 लाख रुपये की। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही समिता जी, वो निश्चित तौर पे एक मानवीय संवेदना की बात थी और यही राहुल गांधी को दूसरे राजनेताओं से अलग करती है कि राहुल गांधी जहां मानवीय संवेदना की आवश्यकता है वहां वो अपनी संवेदना दिखाते हैं,
जहाँ एग्रेशन की आवश्यकता है राजनीति में वहाँ वो एग्रेशन दिखाते हैं, और जहाँ संयम की आवश्यकता है वहाँ संयम दिखाते हैं। तो राहुल गांधी समय की परिस्थितियों के अनुसार, जो समय है उसके अनुसार, परिस्थितियाँ जो हैं उसके अनुसार उनका व्यवहार राहुल गांधी का होता है, और ये राहुल गांधी ने बार बार जो साबित किया है। सर मित्रा जी, राहुल गांधी का ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार जो इस तरीके की किसी दुर्घटना में पहुँचे हों, लोगों से जाकर के मिले हों और वहाँ उन्होंने इस तरीके की बातें की हों। राहुल गांधी की शुरू से राजनीति इसी तरीके की रही। आपको याद होगा कि जब भट्टा पारसौल जब गए थे, वो किसानों के बीच गए थे, तो किस तरीके से राहुल गांधी गए थे। वो जो कलावती बहुत मशहूर हुई थी, राहुल गांधी जिससे जाकर के मिले थे और फिर जहाँ जाकर के उन्होंने पला जो था सिर पे रखा था, वो धोया था उन्होंने, मनरेगा मजदूर किस तरीके से काम करते हैं वो सब। तो राहुल गांधी का ये काम करने का तरीका पहले से रहा है, और राहुल गांधी जनता के बीच जाकर के ये समझते हैं कि किस तरीके से काम करना है। राहुल गांधी, सर मित्रा जी, एक तरह से कहा जाए कि जो सिद्धार्थ की भूमिका है, यानी जो गौतम बुद्ध ने जिस तरीके से जाकर के समझा था कि जनता हमारी किस तरीके से काम करती है, उसके क्या दुख दर्द हैं, तो गौतम बुद्ध का रास्ता तो एक तरीके से कहा जाए फिर वो सांसारिक मोह माया त्याग करके बुद्धत्व की तरफ जाने का था, संन्यास की तरफ जाने का। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो जाकर के समझते हैं, संन्यास की तरफ नहीं बढ़ते। राहुल गांधी फिर उन समस्याओं का समाधान राजनीति से क्या हो सकता है इसकी तरफ बढ़ते हैं, और राजनीति आज किस तरीके से निष्ठुर हो गई है इसकी तरफ राहुल गांधी बार बार जो है याद दिलाते हैं। और राहुल गांधी जो भी काम करते हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिज्ञों का असली काम क्या है, राजनीति में रहते हुए आप किस तरीके से मनुष्य बने रह सकते हैं, और किस तरीके से आप मनुष्य बने रह करके जो मनुष्यों की पीड़ा है उसको आप समझ सकते हो, उसको उस पीड़ा को दूर करने का रास्ता राजनीति में रह करके आप राजनीति के जरिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं। तो आज जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा पैगाम मुझे लगता है समिता जी वो यही है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो राजनीतिक दल हो, सबके लिए यही है कि आप पहले मनुष्य हैं, और मनुष्य की पीड़ा को आप समझ करके राजनीति के जरिए आपको ये अवसर अगर मिला है कि आप किसी की पीड़ा दूर कर सकते हैं, तो आप उस पीड़ा को दूर करने का काम कीजिए। राजनीतिक स्वार्थ बाद की चीज़ें हैं, वो बाद में भी पूरी किया जा सकते हैं, लेकिन जब एक लोगों को, जनता को एक आवश्यकता है कि कोई उनके दर्द को समझे, उनकी पीड़ा को बांटे, राहुल गांधी ने संदेश दिया। और जाकर के राहुल गांधी ने कहा भी है कि मैंने जाकर के आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दुख और दर्द बांटा। समिता जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने उसी तरह से दुख दर्द बांटा। अमलिंदु जी, जैसे बंटवारे के वक्त गांधी जी नोआखाली पहुंचे हुए थे, मतलब वो यहाँ पर आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो रहे थे, वो नोआखाली पहुंचे हुए थे। या फिर इंदिरा गांधी भी जिस तरह बिहार में वो बेलची, मेरा ख्याल उस जगह का नाम है, जहाँ वो हाथी पर सवार होकर चले गई थी बेलची में, जहाँ पर भूमिहारों का या ऐसा कुछ, वो मुझे पूरा वो वाकया याद नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह से हमेशा लोगों का दुख दर्द, और जहां जरूरत पड़ी वहां वो पहुंच रही हैं। और राहुल गांधी अब उसी परंपरा को, गांधी की जो परंपरा है मेरा ख्याल, उसको बढ़ाते हुए आगे दिख रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है, मतलब भट्टा परसौल का जिक्र आपने किया, मंदसौर में वो इसी तरह से किसानों के बीच पहुंचे थे, नियामगिरी में वो पहुंचे, या हाथरस में भी पहले जो महिला के साथ जब वो कांड हुआ था, उस मतलब जो भयावह घटना हुई थी, उस समय भी राहुल गांधी इसी तरह से गए थे। प्रियंका गांधी को इसी तरह से जाते हुए किस तरह से रोका गया था, यूपी का वो दृश्य भी याद है सभी लोगों को। और ये जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अमलेंदु जी, यहाँ पर राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले की भी एक वीडियो क्लिपिंग आई हुई थी सोशल मीडिया पर, मैंने देखा, जिसमें राहुल गांधी के लिए एक स्टूल रखा जा रहा था, प्लास्टिक का स्टूल था, राहुल गांधी ने उसको परे हटाया और वो वहीं दरी पर लोगों के बीच जाकर बैठ गए। यानी ये मतलब एक और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी समुद्र के नीचे जाते हैं, वहां भी रेड कारपेट बिछाया जाता है, और यहाँ राहुल गांधी किस तरीके से अभी भी ये चप्पल उतारी उन्होंने, और वो ये जाकर इस तरह से बैठ गए कि बिल्कुल हम आप लोगों के बीच, आपके साथी। और ये सही बात है, अगर खुद को आप एक जनप्रतिनिधि कहते हैं तो फिर आपको जनता के बीच उसी की तरह दिखना भी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी के इस वीडियो पर जो ट्रोल करने वाले हैं उन लोगों की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। एक वीडियो मैंने एक वो पोस्ट देखी जिस पर वो लिख रहे थे कि ये बालक बुद्धि जो है, इसको भी अपनी फोटो खिंचवाने का शौक है और फोटो शूट चल रहा है, इसलिए बाकी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। कुछ लोग थे जो राहुल के आसपास के लोगों को हटा रहे थे ताकि उस चीज को रिकॉर्ड कर सकें, तो इसको फिर बालक बुद्धि राहुल और इस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश, यानी बीजेपी या उसके समर्थकों को एक जो चिढ़ है राहुल गांधी की, उनकी जो नफरत है या राहुल गांधी को लेकर जो कुंठा है, वो बार बार जाहिर हो रही है। हमने कल देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट जो विश्व कप विजेता हैं उन लोगों से मुलाकात की, क्रिकेट टीम से, फिर अभी वो पेरिस ओलंपिक के लिए जो जा रही है टीम, उनसे मुलाकात की।
उनके लिए उन्होंने कहा कि आप नींद पूरी लीजिएगा, नींद का होना बहुत जरूरी है। नीरज चोपड़ा को वो बोल रहे हैं कि तुम मेडल जीत के आओ तो तुम्हारी माँ के हाथ का चूरमा खाना है। बहुत अच्छी बात है, आपके खिलाड़ियों से इतने व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन इन्हीं खिलाड़ियों के साथ मतलब जो हमने ये भी देखा है कि पहलवान जो महिला पहलवान है उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। मोदी जी ने कभी उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। हाथरस को लेकर भी संसद वाले दिन जब वो अपना भाषण दे रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर, इतनी गनीमत रही कि उन्होंने भाषण के बीच में थोड़ी सी संवेदना व्यक्त कर दी और ये भी कह दिया कि 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अमलेंदु जी, क्या आपको याद पड़ता है कि तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई खबर या कोई पोस्ट आई हो इस बारे में कि मैंने हाथरस मामले को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री से बात की और वहां पर सबको वो संदेश दिया है कि हम आपके साथ हैं? अब मतलब आज की तारीख में कोई और इस तरह की अगर खबर आई हुई हो तो आप बता दें अमलेंदु जी। समिता जी, मैंने भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का जो है वो लोकसभा में 1 मिनट की जो बात उन्होंने रखी थी उसके अलावा कोई उनका वक्तव्य हाथरस को लेकर के आया हो या इस तरीके का आया हो कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है या वो सरकार इस पर क्या काम कर रही है, इस तरीके का कोई वक्तव्य नहीं आया। और लोकसभा में भी समिता जी 1 बजे ये घटना हो चुकी थी और 2-3 बजे तक ये खबर आ चुकी थी कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, 100 से अधिक लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं। ये 3-3:30 बजे तक खबरें आ गई थी। प्रधानमंत्री का 4 बजे भाषण था और शायद 4:15 के आसपास प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात पूरी कर ली तब जाकर के उन्होंने हाथरस का जिक्र किया, ये ताकि उनके भाषण के बीच में जो उन्हें आक्रमण करने हैं उनमें जो है वो किसी तरीके का कोई व्यवधान ना पड़ने पाए, इसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। यानी प्रधानमंत्री ने एक मानवीय संवेदना दिखाने की बिल्कुल पहल नहीं की। राजनीति उन्होंने सर्वोपरि रखी और राजनीति में भी तुच्छ राजनीति उन्होंने सर्वोपरि रखी। तो यानी ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य जो है और प्राथमिकता उनकी जो है वो तुच्छ राजनीति है। मानवीय गरिमा और मानवीय संवेदना से नरेंद्र मोदी कोसों दूर हैं, ये साबित हो गया। अगले दिन जब राज्यसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ हाथरस को लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने उस पर कई सुझाव दिए कि किस तरीके का कानून बनना चाहिए, इस तरीके का सब हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री ने काफ़ी देर तक अपना भाषण दिया, फिर मोनोलॉग भी किया उन्होंने जब विपक्ष वॉकआउट कर गया। लेकिन पूरे राज्यसभा के भाषण में हाथरस का हा भी जो है प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं निकला समित्रा जी। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता की क्या स्थिति है। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 वाला, और जिस समय वो जीत से थोड़ा पीछे रह गए थे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे और साहब अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई दे रहे थे, अध्यक्ष जी को बहुत बधाई दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और बहुत अच्छा जो है वो सरकार बनने जा रही है। ठीक उसी समय वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का खुद का निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ एक पुल गिरा, उसमें 1.5 दर्जन के आसपास लोग जो थे उनकी मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री ने पहले अपना सब भाषण पूरा कर लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने वाराणसी का जिक्र किया और एक लाइन का शोक संदेश किया। और उसके काफ़ी दिनों के बाद प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र गए और मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री उसमें जो जिनके साथ दुर्घटना हुई उनके परिजनों से मिले हों प्रधानमंत्री इस तरीके का। तो अब देखिए हर व्यक्ति की अपनी राजनीति होती है और हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, और ऐसे संकट के समय में ये पहचान भी होती है समित्रा जी कि राजनीति में कोई व्यक्ति है तो राजनीति में करने के लिए क्या आया है, और राजनीति में अगर आया है तो वो निरा राजनीतिक व्यक्ति हो गया है या उसके अंदर मानवीय संवेदना भी बची हुई है। कई अवसर ऐसे आए हैं कि जब ये साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री के अंदर मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और उनके लिए राजनीतिक स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि है। ये उन्होंने कई बार साबित किया समित्रा जी। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो आई हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से वीडियोस तमाम वायरल होते हैं कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, उनके बगल में ही कोई व्यक्ति जो है वो गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, प्रधानमंत्री का भाषण जारी रहता है, बाकी लोग उस व्यक्ति को उठा करके ले जाते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण जो है नहीं रुकता है, उसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है। जबकि हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी अपने घर से निकल रहे होते हैं, किसी व्यक्ति का स्कूटर से एक्सीडेंट होता है, वो गिरता है और राहुल गांधी अपना काफिला रोक करके उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उठाते हैं, फिर पूछते हैं, सब खैर खबर लेते हैं, सब ठीक ठाक तो है। तो ये अंतर जो समित्रा जी है, ये असल में अंतर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के अंतर करने की चीज़ नहीं है, ये किसी व्यक्ति के राजनीति में हो उसके अंतर करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये अंतर ये घटनाएं ये बताती हैं कि एक व्यक्ति राजनीति में होकर के कितना निष्ठुर हो चुका है और उसके लिए राजनीतिक स्वार्थ जो वो कितने
हावी है उसके ऊपर, और दूसरा व्यक्ति जो एक राजनीतिक परिवार से ही आता है, जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिसने लंबे समय तक सत्ता देखी है, आसपास उसने देखी है, उसके अंदर किस तरीके की मानवीय संवेदना है। तो ये चीज़ें अलग करती हैं। प्रधानमंत्री जो बार करते हैं सिर्फ शहजादे और शहजादे, तो ये शहजादे और सुल्तान के बीच का अंतर मित्रा जी है। ये बताता है कि शहजादे के अंदर कितनी मानवीयता है, और जो सुल्तान व्यक्ति हो चुका है जो व्यक्ति, उसके अंदर किस तरीके से मानवीय संवेदना का ह्रास हो चुका है। ये इसकी तरफ जो है वो दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं मित्रा जी। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने आज जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा भी कि मैं इसे राजनीतिक तौर पे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रशासन की कमी रही है, और निश्चित तौर पर प्रशासन की कमी रही है। या तो प्रशासन जो था वो उसने सोचा कि बाबा है, वो अपना कार्यक्रम कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है, तो बाबा इंतजाम करेगा सब, प्रशासन को उसमें क्या आवश्यकता है। जब प्रशासन से मंजूरी ली गई होगी उस कार्यक्रम की, जाहिर सी बात है कि उसमें कितना बड़ा इंतजाम होगा, कितने लोग होंगे, ये सब भी होगा। ऐसे समय में लोकल इंटेलिजेंस भी सक्रिय रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी वहाँ संख्या हो गई है। तो प्रशासन को सब पर ध्यान देना चाहिए था। ये बहुत सारी कमियां हैं। अब वो जो एक SIT बनी है, उसकी प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है, पता नहीं उस प्राथमिक रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी उसमें तय की जा रही है कि नहीं की जा रही है, अभी तक पता नहीं है। या सब कुछ बाबा की ही जिम्मेदारी है, ये सब तय किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बाबा की जिम्मेदारी है, लेकिन जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ख़ासतौर से धार्मिक आयोजन हो रहा है, और एक हिंदुत्ववादी सरकार है, जहां एक जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक कितना हल्ला मचा रही थी मित्रा जी, साहब हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, इस तरह की सब बातें की जा रही थी। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो हैं, जो स्वयं को सुबह से शाम तक हिंदू कहते हैं, ये हिंसा फैलाते हैं, नफरत करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए कहा था। तो लेकिन जिस तरीके से उस बात का पतंगा बनाया गया, उन लोगों की जो है देखा जा सकता है कि आपने किस तरीके से ध्यान दिया। आप यानी एक धार्मिक कार्यक्रम अगर था, वो उसका आयोजन हो रहा था, तो आपकी प्रशासन की लापरवाही ऐसे समय भी जारी रहती है। तो ये समिता जी बहुत सारी इस पर बहस हो सकती हैं, इसकी बहुत सारी समीक्षाएं हो सकती हैं, रिपोर्ट्स आएंगी, उन पर बातें हो सकती हैं। अब तक कितनी इस तरीके की घटनाएँ कहाँ कहाँ हो चुकी हैं, किन किन राज्यों में हो चुकी हैं, वहाँ किन की सरकारें थी, इन पर सब पे बातें हो सकती हैं। कि राजस्थान में किस तरीके से 2008 में जो दुर्घटना हुई थी, जब वहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी, इस पे चर्चा हो सकती है। और कहाँ कहाँ जो इस तरह की चर्चा हुई हैं, वैष्णो देवी में क्या हुआ, तमाम सारी घटनाएं हैं। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं, और जब कहीं इस तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं, तो हमारी सरकारें और प्रशासन जो है ऐसी घटनाओं से कोई सबक क्यों नहीं लेता है कि उसकी पुनरावृत्ति कहीं नहीं होने पाए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है इस तरीके की किसी धार्मिक आयोजन में भगदड़ की, बहुत सारी इस पर घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस पर सबक लेने की आवश्यकता है, सरकारों को भी, प्रशासन को भी। और हम तो देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी तो रोज़ नए नए बाबा पैदा कर देती है, तमाम तरीके के बताती है, यही असली संत हैं। अब वो कोई बागेश्वर वाला क्या है, वो कोई पैदा हो गया, उसके यहाँ भी ऐसी भीड़ लगती है। और इसी तरीके से जाने कितने कथावाचक पैदा हो गए हैं, कोई ठाकुर जी हैं, कोई क्या है, कोई क्या है, उनके यहाँ भी इस तरीके की भीड़ लगती। तो ये जो धर्म का धंधा चल रहा है सर मित्रा जी, इस धर्म के धंधे में ठीक है, धर्म का धंधा का आप कर रहे हैं, कोई भी आप धंधा कर सकते हैं भाई, आपको धर्म अच्छा लगता है आप उसका धंधा कर रहे हैं, कीजिए, आप उसका धंधा, धर्म का धंधा कर रहे हैं। लेकिन उस धर्म के धंधे के दौरान भी जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना चाहिए। और धंधा अगर वो कर रहे हैं, मान लीजिए ये बाबा भी अगर धंधा कर रहा था, तो ठीक है, आप सुरक्षा का जिम्मेदार जो था, उसका जो खर्च होता है वो इस बाबा के ऊपर डालते। इसी तरीके से अगर वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है या वो क्या है, जो भी है, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नहीं, वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला जो है, वो कहीं कार्यक्रम करता है, तो वहाँ सुरक्षा का खर्चा जो उसके ऊपर डालिए। भाई तू यह कर रहा है, धंधा कर रहा है, तेरे यहाँ स्टॉल लग रहे हैं और कितने कितने लोग आ रहे हैं, तो भाई खर्चा जो प्रशासन जो उस पर होगा वो तेरे जिम्मे होगा, उस पर डालिए आप। अगर ये होना शुरू हो जाए समिता जी, बहुत सी दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। चूंकि ये धर्म के धंधे से लाभ भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, तो इसलिए इस पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस पर सबक लेने की आवश्यकता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ भी, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, दूसरी सरकारें, उनको भी इस पर निश्चित तौर पर जो है वो सबक लेने की आवश्यकता है। तमाम राज्य सरकारों को भी कानून बनाने चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, और इसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स उनका पहले से सब कुछ हो, और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। कुल मिलाकर समिता जी, इस दुर्घटना के बाद जिस तरीके से इस पर राजनीति हुई, अब जो लगातार एक वर्ग जो मीडिया का वो लगातार चला रहा है कि बाबा फरार हो गया, बाबा का ऐसा है, बाबा का, अरे बाबा तो है, वो धंधा कर रहा था, वही बाबा को आज धंधा थोड़ी कर रहा है। जो लोग आज बता रहे हैं कि बाबा का ऐसा महल है और बाबा का यहाँ आश्रम है, बाबा का वहाँ आश्रम है, आपने इससे पहले कितनी रिपोर्ट्स दिखाई थी कि बाबा ये कर रहा है।
या यही कार्यक्रम हो रहा था, कितने लोगों ने उस पर कवरेज की कि बाबा ने इस तरीके का यहाँ कार्यक्रम किया हो, यहाँ इस तरह की घटना हो सकती है। चूंकि ये घटना हो गई तो बाबा ऐसा करता है, बाबा ऐसा करता है, तो यानी इस तरीके की चीज़ बाबा ऐसा करता है, ठीक है, बाबा ऐसा करता है, वो तो अपना धंधा कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? बाबा की जिम्मेदारी कानून तय करेगा, ठीक है, बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है। लेकिन जो प्रशासन की कमियां हैं, जो सरकार की कमियां हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी तय हो, उनके ऊपर भी तो कानून को कार्रवाई हो, तो और आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, इसकी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जो शर्मिष्ठा जी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जाकर के लोगों का दुख दर्द बांटा है, अगर मुख्यमंत्री भी, हालांकि मुख्यमंत्री पहुंचे वो जाकर के अस्पताल में मिले लोगों से, लेकिन वो बाद में गए, मतलब एक दिन बाद पहुंचे, वो पहले ही पहुंच जाते, पहले ही सब होती तो और एक अच्छा संदेश जा सकता था। प्रधानमंत्री पहुंचते वो जाते तो हो सकता था। चलिए, प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, नहीं जा सकते, जेपी नड्डा साहब तो जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वहीं जा सकते थे। भाई राहुल गांधी जिस हैसियत से पहुंचे हैं तो उसी हैसियत से जेपी नड्डा भी जा सकते थे, अमित शाह जा सकते थे, तो लेकिन नहीं पहुंचे लोग। और सिर्फ एक लाइन का वक्तव्य जो प्रधानमंत्री का लोकसभा में आया और उसके बाद उस बात आई गई होगी, तो ये बहुत से अंतर को स्पष्ट करता है। शर्मिष्ठा जी, इस पर लंबी बहसें हो सकती हैं, फिलहाल जो है वो बहस की अपेक्षा जो है सबक लेने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और शासन प्रशासन दोनों जो है आगे इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं, कोई आयोजन होते हैं, तो उनमें क्या जो है वो सावधानी बरती यानी सतर्कता बरती यानी इसको लेकर के सतर्क और अपनी जिम्मेदारी निभाए। शर्मिष्ठा जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी का भी यही पैगाम है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं, और उन्होंने प्रशासन की कमियों की ओर इशारा किया और ये कहा कि इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आज अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है, कल को सपा और कांग्रेस उनकी भी सरकार आ सकती है, लेकिन प्रशासन जो है उसको राजनीतिक दबाव और उन सब से मुक्त होकर बिल्कुल नियमों के हिसाब से काम करना होगा। और अगर वो ऐसी शक्ति दिखाए प्रशासन, तो वाकई बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं। आज राहुल गांधी के जाने से कम कम ये बात तो सामने आ ही गई है, क्योंकि वहां पर जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, या हादसा होने के बाद भी जिस तरीके के एकदम जो त्वरित वो दिखानी चाहिए थी कार्रवाई, वो नहीं हो पाई, और अस्पतालों से लेकर मुर्दा घरों तक बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची, और उसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा इन पीड़ितों को हुआ। और इसलिए राहुल गांधी का ये कहना है कि इनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले, क्योंकि देर से मिलने के बाद तो उस चीज का मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो संकट है तो उनको एक तात्कालिक राहत थोड़ी सी मिल जाएगी। जो लोग चले गए हैं उनकी जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन जो पीछे उनको छोड़ गए हैं उनके लिए थोड़ी राहत का इंतजाम अगर हो जाए तो जनता को ये समझ में आएगा कि वाकई ये सरकार या जो नेता जो वोट मांगने आते हैं हमसे, वो हमारे मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो FIR भी दर्ज हुई है, बताया जा रहा है कि उसमें उन बाबा वो नारायण साकार उनका नाम नहीं है, उनके किसी सेवादार का नाम है। उनका आश्रम जो है वो वैसा का वैसा अभी है, मतलब उस पर कोई अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कार्रवाई होगी। और हमने देखा है आसाराम से लेकर गुरमीत राम रहीम तक कि ऐसे लोगों को, मतलब ये जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं या लोगों की भक्ति का गलत फायदा उठाने वाले लोग हैं, उनको पकड़ने में प्रशासन और कानून को भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी हाथ रहता है। और ये गुरमीत राम रहीम के मामले में हम देख चुके हैं कि बार बार वो पैरोल पे छूटकर, और जब चुनाव का वक्त आता है वो बाहर होता है। तो अब ये इन नारायण सेवा, क्या जो भी नाम है इनका, नारायण साकार, इनका क्या होने वाला है इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि आगे से ऐसे हादसों पर रोक लगे, तो एक तो प्रशासन को इंतजाम दुरुस्त करना होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस तरह के आश्रमों में लोग पहुंचते हैं अपनी तकलीफों से निजात पाने के लिए, और तकलीफें अक्सर वही होती है या तो पारिवारिक यानी या उसमें आर्थिक तकलीफें, यानी जो उनको रोजगार नहीं है, महंगाई है बहुत ज्यादा, उसके बाद कर्ज है किसी का, किसी को शादी की फिक्र है, किसी के घरेलू झगड़े हैं, इन्हीं सबसे, या बीमारी है क्योंकि इलाज इतना महंगा है कि लोग उसमें फिर ये बताया जाता है कि ये नारायण साकार के बारे में ये कहा जाता था कि इसके जो ये चल के जाते हैं और उसके पीछे जो मिट्टी होती है उसको लोग उठाकर अपने पास रखते थे, या वो जो पैर धोते थे और उस पानी को चरणामृत बोलकर जो पिया जाता था कि उससे तकलीफ दूर होती है। ये अंधश्रद्धा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे के बाद राज्यसभा में बाकायदा मांग की कि अंधश्रद्धा पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। आज राहुल गांधी ने भी इसी तरह से ये कहा कि भाई मतलब जो भी है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र में जो नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, उनका भी एक बयान आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसको सुनते हैं। नहीं, पहले तो इसमें से थोड़ा सा
राहुल जी जा रहे मिलने के लिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसमें करीबन 125 लोगों की जान गई है, उससे भी ज़्यादा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये लोगों के श्रद्धा तो होनी चाहिए, पर लोगों के दिमाग में आजकल अंधश्रद्धा डाली जा रही है, तो अंधश्रद्धा को निकालने की भी बात भी होनी चाहिए। आज राहुल जी जाने के बाद वहाँ की स्थिति, आज जो सब लोग जिस तरह से कार्यक्रम लेकर कुछ अपने प्रवचन से, तो इसके बारे में भी थोड़ी जो भी सरकार हो, जो स्टेट की, उसने ये ऐसे कार्यक्रम को जो सफिशिएंट पुलिस का प्रोटेक्शन हो, बंदोबस्त हो, वहाँ की व्यवस्था हो, ये भी देखना चाहिए। अगर नहीं देखकर कार्यक्रम हुआ है तो इसके लिए सरकार वहाँ की जिम्मेदार है और वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए वहाँ के सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। राहुल जी जाकर आज उनके दुखों को बांटने का काम करेंगे। इसे निश्चित रूप से जो बेचारे जिनकी जान गई है उनको एक दिलासा देने का काम भी होगा। अमरेंद्र जी, यहाँ पर विजय वडेट्टीवार ने भी ये कहा कि अंधश्रद्धा को लेकर आपको क्या लगता है कि भाजपा के शासन काल में क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब वो प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो वो गणेश जी का सिर जो और उसको प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ लेते हैं। या हमने देखा है कि जो IIT के बहुत सारे जो प्रोफेसर से लेकर जज साहब तक, उन लोगों की जैसी बातें रहती हैं। या भाजपा के शासन काल में जिस तरीके से कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा, जो एक अंधश्रद्धा का ही वो भी रूप था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ और उसके जो है वायरस दूर हो जाएंगे। या ये सब, मतलब ये गौमूत्र पीने से और इन सब से, मतलब अगर उनका कोई तार्किक आधार था तो आप उसको बिल्कुल साइंटिफिकली आप उसको प्रूव करते। लेकिन उसकी जगह हम ये देख रहे हैं कि इसरो से लेकर IIT तक और तमाम जगहों पर ऐसे लोग भर दिए गए हैं जो शास्त्रों की बात करते हैं और वो पुष्पक विमान और सब तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि आज की जो समस्याएं हैं या जो लोग आज हिंदुस्तान में इतने लोग अंधश्रद्धा का शिकार हो रहे हैं, ये जो महिलाएं जिनकी मृत्यु हुई है, ये भी अंधश्रद्धा के कारण ही वहां पहुंची हुई थी। और ये तभी दूर होगा, इन बाबाओं पर तभी कोई अंकुश लग पाएगा या इस तरह के आयोजनों को तभी रोका जा सकेगा जब कोई सख्त कानून होगा। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उसके काम को किस तरह से बार बार रोका जाता है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, वहां पर गोविंद पानसरे की हत्या हुई, ये सारी चीजें एक और हो रही। तो आपको क्या लगता है कि अंधश्रद्धा कानून बनाना इतना आसान होगा? देखिए समिता जी, बिल्कुल आसान नहीं होगा, और जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ था तो उसको लागू करना भी आसान नहीं था। तो उसी तरीके से ये अंधश्रद्धा को भी जो है वो इस पर कानून बनाना बहुत आसान नहीं हुआ। हालांकि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा पे कानून है जी, महाराष्ट्र में कानून है, लेकिन केंद्र में बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि साहब वो प्लास्टिक सर्जरी थी, गणेश जी का सिर जो था, और वो ताली थाली बजवा रहे हैं, और फिर वो बता रहे हैं कि वो ख़रीद लेना, क्या वो स्टॉक मार्केट के वो शेयर ख़रीद लेना और स्टॉक मार्केट चलेगा। तो ये सब क्या है? तो जब प्रधानमंत्री खुद अंधश्रद्धा एक तरीके से कहा जाए वो फैला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो विज्ञान, मतलब उस बताने वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, गणेश जी का सिर जो है वो प्लास्टिक सर्जरी था, ये बता रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर मतलब वो है ना कि गाना है वो, सावन जब आग लगाए, क्या वो जब आग लगाए तो सावन बुझाए, और सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए? तो जब सावन ही आग लगाने पे लगा हुआ है शर्मित्रा जी, तो फिर बुझाएगा कौन उस आग को? तो जब प्रधानमंत्री खुद इस तरीके की बातें करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधश्रद्धा को फैलाएंगे, और जाकर के असल में होता क्या है शर्मित्रा, ये अंधश्रद्धा है मतलब है क्यों? जैसे कि आपने कहा कि लोग जो जाते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, वो क्यों जाते हैं? आखिर बीमारी है, इलाज नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं हैं इलाज कराने के लिए, शायद बाबा ठीक कर देगा। अगर सरकार इलाज पे पूरा ध्यान दे और इलाज ठीक से हो तो लोग फिर बाबा के पास क्यों जाएंगे इलाज करवाने के लिए? अस्पताल जाएंगे ना कि जहाँ ठीक से हो जाएगा इलाज। अस्पताल की जब बात आई समिता जी, तो यही जो हाथरस ज़िला है, 2015 में अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो 20 जिलों में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर जो थे वो स्वीकृत किए थे। और वहीं हाथरस में ही समाजवादी पार्टी के MLC थे उस समय, डॉक्टर राकेश सिंह राणा, उन्होंने वहाँ के लिए स्वीकृत कराया था सिकंदरा राव में ट्रॉमा सेंटर, और उस ट्रॉमा सेंटर का उन्होंने ही शिलान्यास किया था, और उसका पत्थर अभी भी लगा हुआ उस ट्रॉमा सेंटर में। 2016 में वो ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार,
और डबल इंजन की सरकार को सुमित्रा जी, अब ये 2024 आ गया, 17 से 7 साल से ज़्यादा हो चुके, 8 साल होने को आ गए, और अभी तक वहाँ किसी डॉक्टर की नियुक्ति और स्टाफ की नियुक्ति नहीं है और मशीनें नहीं हैं। और जब ये घटना हुई तो पीड़ितों को पहले उसी ट्रामा सेंटर ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है, लोग सब शिकायतें कर रहे हैं। तो जब और डबल इंजन की सरकार है, 9 साल तक 8 साल तक आप जो है वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर सकते, अब वो खंडर हुए जा रहा है ट्रामा सेंटर। तो ये आप समझ सकती हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के इन सरकार की, मतलब खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। तो अगर लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे इन बाबाओं के पास कराने के लिए। इसी तरीके से अगर रोज़गार होगा, रोज़गार मिलेगा, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन लगातार जो चुनाव के दौरान जिस सवालों को उठाया था वो यही तो थे, रोज़ी रोटी, रोज़गार और शिक्षा और स्वास्थ्य के, यही सारे मसले थे। लोगों को रोज़गार होगा, महंगाई नहीं होगी, तो लोग बाबा के पास क्यों जाएंगे कि साहब वो मसला हल हो जाए, ज़मीन नहीं बेचने पाए, कर्ज नहीं लेना पड़े। रोज़गार होगा, महंगाई नहीं होगी तो लोगों के पास ये समस्याएं नहीं होंगी। तो ये चूंकि सरकारों की नीतियां हैं, उन नीतियों की वजह से लोग संकट में पड़ते हैं और संकट का रास्ता उनको इस तरीके के, एक तरीके से कहा जाए, वो बाबाओं के उपचार में जाकर के दिखता है कि बाबा शायद कोई जो है मिरेकल कर देगा। चूँकि सरकार तो नाकारा है, नाकारा ही कहा जाएगा, चूँकि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार जनता की समस्याओं पे हल करने का काम नहीं कर रही है, सरकार जनता की समस्याएं समझ नहीं रही है, सरकार जो है सिर्फ भाषण देने के लिए है और ये बताने के लिए कि देश का सम्मान बढ़ गया है। अब इससे देश का सम्मान क्या हो रहा है इस घटना से? क्या ये खबरें पूरी दुनिया में नहीं छप रही हैं? ये देश का सम्मान बढ़ा रही है हाथरस की घटना। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह की चीज़ें सुमित्रा जी, तो ये सारी चीज़ें सरकार की कमियां जो हैं, सरकार जो जनता के हित में काम नहीं करती है, कमियां ही नहीं सिर्फ जनता के हित में काम नहीं करती। देखिए पूंजीपतियों के हित में काम करने के लिए सरकार किस तरीके से तत्पर रहती है। कोरोना काल में ही 3 काले कानून, कृषि कानून बन जाते हैं, अध्यादेश भी जारी हो जाता है, पास भी हो जाते हैं। उसी दौरान वो श्रम संहिता लागू हो जाती है, श्रमिकों के जो अधिकार वाले कानून होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं और कॉरपोरेट घरानों को छूट मिल जाती है कि आप श्रमिकों का शोषण कीजिए। तमाम कानून पास हो जाते हैं इस तरीके के। तो पूंजीपतियों के हित में काम करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जनता के मसले पे, जनता की समस्याओं के मसले पे हल करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। तो ये जो कमियां हैं सरकारों की और जो जनता के खिलाफ जो काम करती हैं, कमियां नहीं बल्कि जन विरोधी नीतियां जो सरकारों की होती हैं, उसकी वजह से इस तरीके बाबा फलते फूलते हैं। और फिर इन बाबाओं के ज़रिए सरकार, मतलब राजनीतिक दलों को लगता है कि बाबा 2 काम करेगा। एक तो सरकार की तरफ जो गुस्सा आएगा उसकी नीतियों से, उसको कम करेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा बाबा है जब वो ठीक कर रहा है सब जादू से, तो लोग सरकार की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और बाबा के आके अपनी समस्या हल करेंगे, इधर ध्यान नहीं जाएगा। दूसरा, फिर बाबा के भक्त बन जाएंगे तो बाबा वोट भी दिला देगा। जैसा राम रहीम जो है, जब चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको पैरोल पे लेकर के बाहर ले आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल के काम करता है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो ये एक जो दुरभी संधि सुमित्रा जी राजनीतिज्ञों की और इस तरीके के जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले बाबा हैं उनकी जो बन गई है, उस पर भी कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। लेकिन सवाल वही है कि जब सावन आग लगा रहा है तो कार्रवाई करेगा कौन? जब प्रधानमंत्री खुद करें कि ताली थाली बजाओ कोरोना में, और गो कोरोना मंत्री चिल्ला रहे हैं कि गो कोरोना सरकार, मतलब अठावले जी का ही तो, आठवले जी का ही तो वीडियो वायरल हुआ था, वो गो कोरोना नारे लगवा रहे हैं। कोरोना माई भी आ गई थी उस समय, देखा था किस तरीके से कोरोना माई जो है उनकी पूजा हो रही थी। तो ये जिस तरीके की चीज़ें होंगी तो इस पर बहुत एक लंबा काम करने की आवश्यकता है। और ये सरकार चली जाए तो नई सरकार आए तो कम से कम वो काम करे, वरना इस सरकार को ही काम करना चाहिए। लेकिन इस सरकार से हमको आशा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सरकार जनता के हित के लिए बनी ही नहीं है। ये जिनके हित के लिए बनी है उनके लिए काम करने के लिए अच्छी तरीके से काम करती है। आप देखिए खबरें आई हैं कि शायद 25 एयरपोर्ट जो और अडानी को बेचे जाने हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अब वो कितना सच है कितना गलत है, वो जब बिक जाएंगे एयरपोर्ट तब मालूम पड़ेगा, उससे पहले तो मालूम पड़ेगा नहीं सरकार के कागज़ कहाँ चल रहे हैं। तो कुल मिला के सुमित्रा जी, जो राहुल गांधी ने आज पैगाम दिया है, बहुत बड़ा पैगाम यही है कि सरकारों को जनता की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहिए। और ऐसी जब दुर्घटनाएँ होती हैं, आपदाएँ आती हैं, तो सरकारों को राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके जनता के साथ उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। जनता को ये महसूस हो कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी मनुष्य हैं और उनके अंदर भी एक दिल धड़कता है और उनकी मनुष्यता बरकरार है। ये संदेश आज राहुल गांधी ने देने का काम किया सुमित्रा जी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो अपनी ओर से पैगाम दे दिया है, लेकिन देखना यह है कि मोदी जी तक ये पैगाम पहुंचता है कि नहीं। क्योंकि मोरबी हादसा जब हुआ था अमलेंदु जी गुजरात में,
तब भी वो वहां पर एक कार्यक्रम में थे और वो बाद में वहां गए, और जब वो पहुंचे तो उसके लिए मतलब जो घायल थे या जो मृत थे उस समय उनके परिजनों के लिए वहां पर अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मोदी जी को पहुंचना था, प्रधानमंत्री को पहुंचना था, तो अस्पताल में तुरंत ही रंग रोगन, साफ सफाई सब कुछ हो गया था, वाटर कूलर से लेकर सारी चीजें आ गई थी। ये सारी बातें खबरों में अभी भी आप सोशल मीडिया पर तलाशी तो लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ये होता है कि हमेशा एक कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद जो लोगों के दुख दर्द से ध्यान भटकाने के लिए फिर वो तैयारी शुरू हो जाती है। अभी इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा, कि ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व कप जीता है, लेकिन कल जिस तरह का मुंबई में नजारा था या सुबह प्रधानमंत्री ने जो मुलाकात की, तो फिर ये समझ में आ रहा है कि अब क्रिकेट को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान फिर से हट जाए उनकी समस्याओं की ओर से। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता जब तक हैं तब तक ये उम्मीद बंधी है कि वो जाएंगे और वो समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान भी दिलाएंगे और उनको बताएंगे कि आपके लिए जरूरी क्या चीज है और जन का मतलब जो जनप्रतिनिधि है उनको कैसा होना चाहिए। जो ये बाबाओं का ये जिस तरह के प्रवचन होते हैं, जो भी इस तरह के सत्संग वाले कार्यक्रम होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का भी बड़ा वो एक दबा छुपा वो हिस्सा होता है जो दिखाई नहीं देता या उसको सरकार जो है वो सामने आने ही नहीं देती। और भ्रष्टाचार का जब जिक्र निकला अमलेंदु जी, तो इधर बिहार में जिस तेजी से पुल गिरते जा रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक उस पर भी कोई बयान आया है। लेकिन प्रधानमंत्री के जो खुद को हनुमान बोलते हैं चिराग पासवान, उनकी एक जो टिप्पणी आई है वो सुनना दिलचस्प रहेगा। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, उसको सुन लेते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हाथरस की घटना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यकीनन इस घटना पर जो भी दोषी हैं, जिनकी भी लापरवाही की वजह से इतनी जानें गई हैं, हर किसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जो लोग उनको आयोजित कर रहे हैं वो इस बात को खास तौर पर इस बात का ध्यान दें कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो एक आस्था के साथ वहां पर आ रहा है, उसको कैसे सुरक्षित रखा। राहुल गांधी है वो भी आज गए हैं, हाथरस जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए और वो भी जो जानकारी आकर सरकार के साथ साझा करना चाहेंगे उस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे। यहाँ पर चिराग पासवान ने बिल्कुल यहाँ पर वो ऐसा लगा नहीं, जो बातें बोल रहे थे कि ये मोदी के हनुमान की तरह बोल रहे हैं, यहाँ वो उनको ऐसा शायद जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि बिहार की जनता ने मुझे जिताया है, तो जनता का भरोसा कायम रखते हुए उन्होंने बिहार में जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी और बिहार में सरकार में तो बीजेपी भी शामिल है और उसी तरह से यूपी में भी बीजेपी है सरकार में और वो खुद केंद्र में है, और उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो कहा कि हाँ ठीक है बिल्कुल जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु जी? और आपका जवाब सुनो उसके पहले तेजस्वी यादव का जो बयान आया है बिहार के पुल गिरने पर, उसको एक बार सुन लेते हैं। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा, पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का
एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। चलिए राजनीति कर रहे हैं। चलिए और यहाँ ये लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो हिंदू जी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन दोनों के बयानों में क्या समानता देखते हैं? क्या इन दोनों से जो पैगाम निकल कर आ रहा है, राहुल गांधी का पैगाम तो हम लोगों ने देख लिया, अब इन दो युवा नेताओं का पैगाम क्या है मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए साफ साफ पैगाम दोनों का ये समझता है कि डबल इंजन की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दोनों का पैगाम एक ही है। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और प्रशासन ने भ्रष्टाचार किया है पुलों को बनने में, और फिर कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया उस पर सब कार्रवाई हो। ये सब बातें वो कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से पुल गिरे हैं। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि 17 साल तक ये विभाग जो था वो जनता दल यू के पास था। तो मोदी जी के हनुमान जो हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, पुल गिरे हैं उसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये भी बता रहे हैं कि वो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार के दोनों के संपर्क में हैं, ये भी बता रहे हैं सब कुछ। तो यानी कि उन्होंने बता दिया कि बिहार में भ्रष्टाचार है, चरम पे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की वजह से, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल आत्महत्या कर रहे हैं, तो पुल आत्महत्या जो इस भ्रष्टाचार की वजह से कर रहे हैं। तो यानी समिता जी, तेजस्वी चिराग पासवान जो हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का साथ रह करके बिहार में अब काम नहीं चल सकता है, और इनके साथ रह करके अपने ऊपर कोई छींच ना पड़ने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। वो यही बचाव कर रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार जो हैं, बीजेपी और जनता दल यू के, इनके भ्रष्टाचार से किस तरीके से अपने को बचाया जाए और ये बताया जाए कि इनके भ्रष्टाचार में हम शामिल नहीं हैं। उधर तेजस्वी यादव जो संदेश दे रहे हैं वो ये संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है डबल इंजन की, यानी केंद्र की और यहाँ की बिहार की, दोनों की मिला करके, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, और अपराध और भ्रष्टाचार दोनों जो है वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा जैसे एक इंजन भ्रष्टाचार का है और एक अपराध का है, तो ये डबल इंजन की सरकार है। तो कुल मिला के जो दोनों की ध्वनि है उनकी बातों की, समिता जी, वो कहीं ना कहीं टारगेट पे जो है वो नीतीश बाबू और मोदी बाबू, दोनों बाबू जो हैं वो है, दोनों के निशाने पे इसको ऐसे मुझे लगता है कि समझा जा सकता है। बाकी अब चिराग पासवान के निशाने में कोई है कि नहीं है, लेकिन जो बातें कही हैं उन्होंने, उससे ये साफ संदेश जा रहा है। तो अब हो सकता है कि कोई नया समीकरण भी शायद बिहार में बन रहा हो, या विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ नए समीकरण बन सकते हों, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हों। तो क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग का मसला है, कि फ़िलहाल चिराग पासवान ने कोशिश ये की है कि वो जेडीयू और बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है उससे वो अलग हैं, और उनको जो है उस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं मानना चाहिए। शायद इस तरीके का संदेश देने की कोशिश चिराग पासवान ने की है। समिता जी बिल्कुल, चिराग पासवान का भी पैगाम साफ है कि जो कुछ हुआ है बिहार में और जो कुछ हुआ है यूपी में वो गलत है और पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि अब बिहार में इस तरह की चीजें नहीं होंगी और विधानसभा चुनाव में सारा खेल जो है वो पलट जाएगा। ये तेजस्वी यादव का दावा है। तो अब इधर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और इसके साथ कांग्रेस, इनका क्या एक कोई अलग गठजोड़ बनेगा और क्या बिहार में चीजें बदलेंगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय जो कुछ हो रहा है देश में और जो कुछ हाथरस में हुआ, उस हादसे पर जिस तरीके का एक जो कार्रवाई केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर करनी चाहिए थी, जो एक तुरंत तत्परता दिखानी चाहिए थी कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, बीजेपी पिछड़ गई। और राहुल गांधी एक बार फिर मानवता के मामले में, संवेदनशीलता के मामले में आगे निकलते हुए दिखाई दिए। और मोदी चाहे तो अभी भी इस चीज से बालक बुद्धि जिसको वो कहते हैं उससे सबक ले ले। अगर बच्चों की बुद्धि इतनी इनोसेंट और इतने निर्दोष और इतनी निश्चल होती है तो फिर देश के तमाम राजनेताओं को ऐसा ही होना चाहिए। ये राहुल गांधी का बड़ा पैगाम आज मिल चुका है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।